चलो, टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टीपीटी बोलते हैं इसको, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये ना थ्योरम इंट्रोड्यूस जो कराऊंगा मैं, ठीक है। डायरेक्टली थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई तो बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, एग्जांपल को साथ में लेके चलो, थ्योरी को एंड एग्जांपल को साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा। in a factory, machines ABC machine ABC manufacture 25%, 35% and 40% of the total 25, 35, 40. 25, 35, 40% of the total production of the total production of their output. सर रिपीट करिए। 25%, 35%, 40% of the total production of their output. 5%, 4% and 2% are respectively the defective product produced, are respectively the defective product produced. A product is drawn at random. A product is drawn at random from the total production. From the total production what is the probability that it is defective? What is the probability that it is defective? ठीक है, लिख लिया। अब एक काम करो, पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक बार में पढ़ो, दोबारा पढ़ो प्लीज, एंड क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो अगेन, एक फैक्ट्री में टोटल जो भी आउटपुट प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, राइट, अगर मैं फाइनल आउटपुट 100% की बात करूं, उसमें से कितना है? 25, 35, 40। 25% ए मशीन बना रही है, 35% बी मशीन बना रही है, 40% सी मशीन बना रही है। अब इनका कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो गलत बनाते हैं। ए अपना जो भी मैन्युफैक्चर करेगा उसका कुछ परसेंटेज गलत होगा, बी का कुछ परसेंटेज गलत होगा, सी का कुछ परसेंटेज गलत होगा, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि हमने, अब देखो तीनों का परसेंटेज अलग है गलत बनाने का, और तीनों का परसेंटेज भी अलग है बनाने का। वो बोल रहा है रैंडमली आउटपुट में से मैंने एक प्रोडक्ट निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो गलत होगा? यार वो गलत जो है, अगर वो गलत है तो ए भी बना सकता है, बी भी बना सकता है, सी भी, मतलब जितने जितने ऑप्शन पॉसिबल है वो सबके थ्रू हो सकता है वो गलत। हाँ है ना? तो अपने को गलत चीज देखने के लिए सबका टोटल करना पड़ेगा, हर एक का जो हिस्सा बन रहा है गलती का
वो टोटल करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब एक चीज को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। इसके थ्रू भी हो सकता है, ए के थ्रू भी गलत बन सकता है, बी के थ्रू भी गलत बन सकता है, सी के थ्रू भी गलत बन सकता है। अब जिस जिस तरीके से गलत बन सकता है उन सबको काउंट करना होता है, उन सबका टोटल करना होता है, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसकी थ्योरी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लीज समझना, ये इसके साथ बाद में रिलेट करेंगे, पहले प्लीज समझना, ठीक है, ध्यान से। लेट्स से दिस इज अ टोटल सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो भी मतलब 100% जो हमारा प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री का, वो 100% ये वो सैंपल स्पेस है जिसमें से हम रैंडमली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, सैंपल स्पेस को n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इवेंट E1, इवेंट E2, सो टिल इवेंट En। ठीक है, ये इवेंट कौन से हैं बेसिकली? पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा एग्जॉस्टिव। अब याद करो दोनों की डेफिनेशन क्या थी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, इनका कुछ भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। बन तो वेन डायग्राम ही रहा है, तो इंटरसेक्शन नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, E1 अलग है, E2 अलग है, E3 अलग है, ऐसे सो टिल En अलग है, कुछ भी किसी की भी ओवरलैपिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बन गए। सेकंड क्या है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इनका यूनियन, सारा का सारा सैंपल्स में, मतलब कोई भी एलिमेंट इन सबके बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, मैंने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर अप कर दिया, पहला E1, फिर E2, फिर E3, सॉल्टिल, फिर E। अब यही चीज आगे जाने से पहले, यही चीज हमारे क्वेश्चन के लिए कैसे चलेगी? देखो, ये फैक्ट्री का टोटल आउटकम, राइट। अब यार जो टोटल आउटकम है, या तो वो मशीन ए बनाएगी, या तो बी बनाएगी, या तो सी। तो ये बन गया अपना E1, E2, E3, यानी कि ए, बी एंड सी। 25%, 35%। अब ध्यान से देखो, इनका यूनियन पूरा टोटल प्रोडक्शन है, एग्जॉस्टिव तो हो गए। अब यार ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो ए भी बना रही है, बी भी बना रही है ना, या तो ए बनाएगी या तो बी बनाएगी, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो गए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। ये चीज समझ में आई? रिलेट कर पा रहे हो? तो इन क्वेश्चंस के अंदर, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस के अंदर, या इसका अगला वाला जो इसी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, वो इसी को यूज करके आएगा, इसी का एक स्टेप आगे जाना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अंदर क्या होता है, जो चीजें हमें गिवन होंगी वो ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगी। अगर नहीं है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नहीं लगा सकते, वैलिड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये सोचो कि यार इधर कोई भी एलिमेंट तो बचा ही नहीं, इधर कोई भी एलिमेंट तो बचा ही नहीं। अब अगर इसमें से मैं एक एलिमेंट निकालूंगा, वो या तो ए को बिलोंग करेगा, या तो बी को करेगा, या तो सी को करेगा। हाँ यार, क्योंकि कोई एग्जॉस्टिव है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस खत्म हो गया। अब कोई भी इनके बाहर एलिमेंट बचा ही नहीं जो सैंपल स्पेस में है। तब कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा, या तो वो ए को बिलोंग करेगा, या तो बी को करेगा, या तो सी को। हाँ है ना? ऐसे ही इसके बाद, इन सारे के सारे इवेंट्स के बाद, अगर मैं एक और इवेंट करूंगा, कुछ बचा ही नहीं, तो एक नए इवेंट के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब वो जो इवेंट होगा, उनका वो उसका जो एलिमेंट होगा वो इन्हीं में से किसी ना किसी को बिलोंग करेगा। मतलब लाइक दैट, मतलब जो हमने एलिमेंट उठाया वो या तो ए को बिलोंग करेगा, या तो बी को करेगा, या तो सबके साथ थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग है। अब पता नहीं है ना किसको कर सकता है, तो सबके साथ लेके जाना पड़ेगा। अब ये चीज, राइट। अब ये इवेंट है ई। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, यानी कि ये है डिफेक्टिव, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालना है। भैया प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव जो है वो ए का भी हो सकता है, बी के थ्रू भी हो सकता है, सी के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे ही इवेंट E1 के थ्रू भी हो सकता है, E2 के थ्रू भी हो सकता है, E3 के थ्रू भी हो सकता है, और सो ऑन En के थ्रू भी हो सकता है। अब क्योंकि ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, इंटरसेक्शन नहीं है इनका कुछ, तो ये वाले जो पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट भी क्या रहेंगे? अलग अलग, इनका भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, जो ए के थ्रू डिफेक्टिव हो सकता है, जो बी के थ्रू डिफेक्टिव हो सकता है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है।
राइट, क्योंकि डिफेक्टिव या तो ए के थ्रू होगा या तो बी, दोनों के थ्रू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो दोनों के दोनों मिलके तो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे, या तो ए कर रहा है या तो बी कर रहा है। राइट, वही चीज इधर आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो होगी ई की मतलब ई के होने के चांसेस थ्रू E1 और थ्रू E2 और थ्रू E3 सोल्टेड, इन सबका एडिशन, इन सबका एडिशन। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक और चीज, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं चेक थियरी में जाऊं, ठीक है, मैं स्पेशली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले केसेस की बात कर रहा हूं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे तीन ले लो, तीन अलग अलग है, तो तीनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर। ये समझ में आ रहा है? ऐसे एन एलिमेंट्स हैं, एन पार्ट्स हैं ऐसे जो अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर। तो अगर मेरे को ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टोटल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे के सारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ई क्या है? यूनियन ऑफ ऑल दीज। ई क्या मेरा? इन सबका यूनियन, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ई एंड E1 का इंटरसेक्शन है, ये तो ई और E1 का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2, सो ऑन टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। तो ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज वाई इसको टोटल बोल रहे हैं ना, कि सबका सम कर रहे हैं हम। ऐसे इधर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड ए ने बनाया, और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड सी ने बनाया। ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी। हमने क्या किया? इन तीनों वाले, इन तीनों के पार्ट्स का यूनियन जो है वो डी होगा ना, राइट। और इन तीनों के, क्योंकि अलग अलग है, तो इन तीनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम, अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो है ही नहीं इनके अंदर। ध्यान से, अभी तक जो मैंने बोला, क्या थियोरी के साथ और एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पा रहे हो? पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. रुक जाओ, क्वेश्चन तो किया ही नहीं अभी तक, रुक जाओ। अब ये प्रोबेबिलिटी हमारा निकालना मोटिव होता है। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालना मोटिव है। यहाँ पे आगे इंटरसेक्शन, यहाँ पे आगे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे लगेगा अपना मल्टीप्लीकेशन वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, अब इसको लिखने के ना दो तरीके हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखने के दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। देखो, हमें नहीं पता पहले ए हुआ या पहले बी हुआ, कल वाली चीज याद करो। अगर तो पहले ए हुआ तो पहले आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद बी हो रहा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये आगे मल्टीप्लिकेशन करा। अब इधर अगर बी पहले हुआ तो मल्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब हमें नहीं पता यहाँ पे हम दोनों में से पहले किसको लेके जाएंगे, बट एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं दोनों चीजें लिखूं इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए, ये दो तरीके आ सकते हैं इसको लिखने के। या तो पहले डी हो जाए, फिर उसके बाद ए गिवन डी हैज ऑलरेडी हैपेंड, या ए हो जाए उसके बाद डी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। बट ये चीज नहीं मैं लिख सकता, क्योंकि इसके अंदर डी तो मेरे को निकालना है, और सबके अंदर पी ऑफ डी ऐसे आके पी ऑफ डी के साथ कट जाएगा, और पी ऑफ डी तो निकाल नहीं पाऊंगा मैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। तो पहली बात तो ये उसके हिसाब से गलत हो गया, एंड उसके पहले भी अगर मैं बोलूं, राइट, तो एबीसी ने प्रोड्यूस पहले किया है, बाद में उसके अंदर से डिफेक्टिव चीज ढूंढ रहा है, यानी कि डी बाद में हो रहा है, ऑब्वियसली ए पहले हो रहा है, तो यानी कि यही होगा जो मर्जी होगा। तो अब इनको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के थ्रू क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे। तो आर पी ऑफ डी विल बिकम क्या आ जाएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन बी ने बनाया, प्रोबेबिलिटी सी ने बनाया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन सी ने बनाया। तो अब मेरे को ये बताओ, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ए के प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 25%, तो दैट इज 25 बाय 100, 0.25 इंटू, अब ए ने बनाया तो क्या प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होगा? कितनी परसेंटेज है ए के डिफेक्टिव होने की? 5%, राइट? तो 5 बाय 100 प्लस बी के बनाने की प्रोबेबिलिटी 35 बाय 100, बी ने बनाया तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4%, 4 बाय 100, सी के बनाने की प्रोबेबिलिटी 40%, तो 4 बाय 100 इंटू डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया 2 by 100. तो 125 टू 140, 80, 5 3, तो 345 बाय 10,000, 0.0345 और 3.45% इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो चीज डिफेक्टिव होगी। ये क्लियर हुआ? ऐसे इसके अंदर क्या आएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज प्रोबेबिलिटी E1 हुआ पहले इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन दैट E1 हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 हुआ पहले इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 हो चुका है, एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ En पहले इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन दैट En हो चुका है। ये क्लियर हुआ? श्योर? टोटल प्रोबेबिलिटी टॉपिक के थ्रू, इसके एग्जांपल के थ्रू समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. नोट करो, लिख लो अगला क्वेश्चन। The reliability of a HIV test is as follows. The reliability of a HIV test is as follows. Of people having HIV, of people having HIV, 90% of the test, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. But 10% go undetected. %90 detect the disease, but 10% go undetected. ठीक है? Of people free of HIV, of people free of HIV, 99% of the test, 99% of the test are detected negative, but 1% are diagnosed as positive. But 1% are diagnosed as positive. From a large population, अगला पॉइंट मतलब ये कंडीशन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यूशन। From a large population of which, from a large population of which only 0.1% have HIV, 0.1% have HIV, 1% is selected at random. Given the test,
सर 0.1% तो बात बोलिए। From a large population of which only 0.1% have HIV, 1% is selected at random, given the test, and test reports him positive. सॉरी मैं लास्ट लाइन दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करना। अरे रुक जाओ। From a large population of which only 0.1% have HIV, only 0.1% have HIV, 1% is selected at random, percent of which 0.1% have HIV, 1% is selected, 1%। मेरी बात सुन लो दोबारा, दो चीजें थोड़ी कंफ्यूज हो रही हैं। दोबारा मैं पूरी लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज सुन लो दोबारा। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% have HIV, 1% is selected at random, ठीक है, गिवन द टेस्ट। एंड इसके बाद अगली लाइन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that test reports him positive. Find the probability that test reports him positive. Find the probability that test reports him positive. Find the probability that test reports him positive. अब ध्यान से सुनो मेरी बात, काम करो, चलो पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लो, जरूरी है। मतलब एक पॉपुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਪਰਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, मतलब की प्रोबेबिलिटी, सॉरी टेस्ट ने रिपोर्ट नहीं किया, की प्रोबेबिलिटी टेस्ट ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋर्ट करे, ठीक है ना, की प्रोबेबिलिटी टेस्ट ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव रिपोर्ट करे, ठीक है। मैं समझा, मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो हर एक टेस्ट का ना रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे जो भी टेस्ट तुम दोगे, प्लीज समझ लो एक बार क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा है टेढ़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है लेकिन टेढ़ा क्वेश्चन। जो भी टेस्ट तुम दोगे, ठीक है, तो उसका एक रिलायबिलिटी होता है, मतलब एरर तो होगा ही ना उसमें भी, एरर तो हर चीज में होगा। तो हो सकता है जिस पर्सन ने टेस्ट दिया वो नेगेटिव था, बट टेस्ट ने उसको रिपोर्ट किया पॉजिटिव। अगर एक्चुअली बंदा पॉजिटिव है मान लो, तो टेस्ट उसको पॉजिटिव भी रिपोर्ट कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। और अगर नेगेटिव है, टेस्ट स्टिल उसको पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। इसके अंदर एरर होता है। जितने भी लैब के टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, है ना, उन सबके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ एरर होता है, होता ही होता है, ठीक है ना। अब उसी डाटा के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान से देखना वो क्या बोल रहा है कि एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है, ने टेस्ट दिया। अब एक्चुअली पॉजिटिव ने टेस्ट दिया, तो टेस्ट ने रिपोर्ट क्या किया, पॉजिटिव, या टेस्ट ने रिपोर्ट क्या किया, नेगेटिव। हाँ है ना, ये पॉसिबल है। अब या फिर एक्चुअली पर्सन नेगेटिव है, लेकिन टेस्ट ने रिपोर्ट क्या किया, पॉजिटिव, टेस्ट ने रिपोर्ट क्या किया, नेगेटिव। देखो ये तो करेक्ट हो गया कि एक्चुअली पॉजिटिव है, टेस्ट ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट किया, एक्चुअली नेगेटिव है, टेस्ट ने भी नेगेटिव रिपोर्ट किया। बट पंगा आएगा यहाँ पे, है पॉजिटिव बट टेस्ट ने नेगेटिव रिपोर्ट किया, है नेगेटिव बट टेस्ट ने
पॉजिटिव रिपोर्ट किया। ये रिलायबिलिटी टेस्ट बन जाएगा आपको कि क्या रिलायबिलिटी है उस टेस्ट की, कितना हम उस टेस्ट पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो जरा। फॉर पीपल हैविंग HIV, अच्छा अगर इसका 100% हम उठाएं जिनको HIV है तो 90% को वो क्या बोलेगा, पॉजिटिव है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई रिपोर्ट के पॉजिटिव, एक्चुअली पॉजिटिव है, उसके रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पॉइंट। एंड टिल 10% को अनडिटेक्टेड, मतलब 10% प्रोबेबिलिटी है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव वाली चीज को वो नेगेटिव रिपोर्ट करेगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1। ये क्लियर है, राइट। अगला, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% आर डिटेक्टेड नेगेटिव, मतलब जिनको नहीं है तो रिपोर्ट भी उनको बोलेगा नहीं है। कितने परसेंट, क्या प्रोबेबिलिटी, 0.99, क्योंकि 99%। बट स्टिल 1% को वो क्या बोलेगा, भैया है नहीं उनको, लेकिन रिपोर्ट बोलेगी है, तो इसके आगे 0.1, 0.01, 1% ना, 0.01, राइट। अब ये डाटा आ गया हमारे पास। अब देखो, अगर तुमने 1% को सिलेक्ट किया रैंडमली, अब वो या तो एक्चुअली HIV पॉजिटिव होगा या तो एक्चुअली HIV नेगेटिव। अब ये एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये समझे, राइट। अब ध्यान से सुनना, उसके अगली लाइन पढ़ो। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% इज एक्चुअली पॉजिटिव। 0.1% का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 400 से डिवाइड कर दो तो 0.001, ये प्रोबेबिलिटी आ गई उसके एक्चुअली HIV पॉजिटिव होने की। एंड 0.999 इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो एक्चुअली क्या होगा, नेगेटिव। ये समझे, ये है ना, 99.9% था, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, 9.999, राइट। अब देखो, अगर तुमने एक पर्सन पहली बार तो रैंडमली सिलेक्ट किया तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी किस प्रोबेबिलिटी से होगा वो भी पता चल गया। अब इसके बाद या तो एक्चुअली रिपोर्ट उसको पॉजिटिव बोलेगा, किस प्रोबेबिलिटी से वो भी पता चल गया, रिपोर्ट नेगेटिव करेगा, किस प्रोबेबिलिटी से पता चल गया। अगर नेगेटिव है तो रिपोर्ट उसको पॉजिटिव करेगा, किस प्रोबेबिलिटी से रिपोर्ट नेगेटिव करेगा, किस तरीके से, कितनी प्रोबेबिलिटी से, ये सब पूरा डाटा फिल हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिपोर्ट उसको पॉजिटिव, उसके क्या रिपोर्ट उसको पॉजिटिव बोलेगी, क्या तरीका है। अब देखो, रिपोर्ट के पॉजिटिव होने के दो तरीके हैं, या तो एक्चुअली पॉजिटिव हो, रिपोर्ट भी पॉजिटिव कर दे, या तो एक्चुअली नेगेटिव हो लेकिन रिपोर्ट उसको क्या बोल दे, पॉजिटिव। दो तरीके हैं उसके पॉजिटिव होने के, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दो तरीके हैं, या तो एक्चुअली HIV पॉजिटिव है, रिपोर्ट ने भी उसको पॉजिटिव बोल दिया, या तो एक्चुअली HIV नेगेटिव है, रिपोर्ट ने भी उसको स्टिल पॉजिटिव बोल दिया। ये क्लियर हुआ। अब पॉजिटिव होने के दो तरीके, क्या, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉजिटिव and report positive, or probability actually negative and report positive। ये समझे, श्योर। अच्छा, अब इसका पकड़ूंगा आगे, तो probability actually positive into probability report positive given that actually he is positive, plus अब इसका probability actually negative into probability report positive given that actually he is negative। ये क्लियर हुआ। अब एक्चुअली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1000 इंटू, अब एक्चुअली पॉजिटिव होने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव होने के रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.9, तो दैट इज 9/10, प्लस एक्चुअली नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 999/1000 इंटू एक्चुअली नेगेटिव होने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/100, दैट इज आंसर। अब देखो, इधर टोटल 40, इधर 50, तो एक काम करो, इसको भी ऐसे कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 90 प्लस 999 डिवाइडेड बाय, ये आ गया, तो ये आ गया 9, ये आ गया ना, बिल्कुल 0.01089, that is the probability, or approximately 1.089% is the probability कि बंदा रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव है। ये समझे। अब हमें नहीं पता कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हमें नहीं पता वो एक्चुअली पॉजिटिव है या एक्चुअली नेगेटिव, बट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये हमें पता है। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये।
Yes. Yes. ये नोट करो। चलो, जो बेस थ्योरम है ना वो इसी चीज का अगला पार्ट है, ठीक है। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन निकालो पिछले वाला, जो हमने वो एबीसी फैक्ट्री में 3 मशीन वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब उसके अंदर अगेन दोबारा अगला स्टेप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना कि ए ने कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बनाया, बी ने कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बनाया, सी ने कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बनाया, 25, 35, 40%। अब ए ने जितना भी बनाया उसके अंदर से कुछ परसेंटेज गलत निकला, खराब निकला, डिफेक्टिव निकला। बी ने बनाया उसका कुछ परसेंटेज, सी ने बनाया उसका कुछ परसेंटेज, तीनों का अपना अपना कुछ कुछ परसेंटेज था। ये क्लियर है, राइट। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी टोटल प्रोबेबिलिटी में कि एक प्रोडक्ट निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिफेक्टिव है। अब बेस थ्योरम इसका अलग था। बेस थ्योरम क्या बोलता है कि भैया एक प्रोडक्ट निकाला, अब टोटल प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है बेस थ्योरम उसको मान के जाता है कि वो गिवन है। मतलब अब जो प्रोडक्ट निकाला इट इज गिवन दैट कि वो डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो ए ने बनाया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बी ने बनाया होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है सी ने, या क्या प्रोबेबिलिटी है ए ने नहीं बनाया होगा। तो बेस थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकालता है बेस थ्योरम उसको अज्यूम करके जाता है कि वो गिवन है, कि भाई निकाला वो डिफेक्टिव निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ने बनाया है, इस तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लेते हैं, लिखो जरा आगे। तो हेडिंग दे दो बेस थ्योरम, BAYES, बेस थ्योरम ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिख दो, एक तो वो डाल दो ऐसे करके कि पिछले वाला क्वेश्चन ही है सारा का सारा। बेटा देख ऐसे 2 ब्रैकेट बीच में 2 डंडियां, हाँ 2 डंडियां तूने 4 डाल दी। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, हाँ एबीसी मशीन वाला क्वेश्चन कंटिन्यूएशन का है। अब मैं लास्ट लाइन ना उसकी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। A product is selected at random. A product is selected at random from the total production and it is found to be defective. And it is found to be defective. And it is found to be defective. Then what is the probability that it is manufactured by A? Then what is the probability that it is manufactured by A? अच्छा नोट ए का भी कैसे आएगा, ए का निकाल लेंगे 1 माइनस करके, ठीक है। तो ए ने बनाया होगा। अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है, प्लीज इधर देखो, दोबारा वो पूरा डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डिफेक्टिव, राइट। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन दैट जो प्रोडक्ट हमने निकाला वो डिफेक्टिव है, तो जो गिवन वाली चीज है वो स्लैश के बाद आती है। तो गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी ए ने बनाया होगा, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला। अब हमें ये निकालना, यानी कि निकालना हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है अभी। तो क्या आ जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव तो यार मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से निकलेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम चाहिए, ऊपर तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आ गया, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव ए के थ्रू हो सकता है, बी के थ्रू हो सकता है, सी के थ्रू हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिफेक्टिव एंड ए ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया। तो नीचे आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड ऊपर अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि बेस थ्योरम के अंदर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो निकालना ही निकालना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, वो आएगी डिनोमिनेटर में, और उसका वो वाला पार्ट जिसके थ्रू होने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, वो वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसको या देखो, बेस थ्योरम अपने आप में समझना है तो यस, ये चीज प्रॉपर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, बट इसको एट द एंड याद रखने का तरीका क्या है कि बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आती है नीचे, वो हमारा टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगा, टोटल केसेस से बन जाएगा, उसमें से जो पार्ट के थ्रू होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब लगाएंगे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन ए ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट बी ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन बी ने बनाया, प्लस प्रोबेबिलिटी सी ने बनाया इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन सी ने बनाया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए के थ्रू बनाने की प्रोबेबिलिटी 25%, 25, तो 25 बाय 100 इनटू प्रोबेबिलिटी ए के थ्रू डिफेक्टिव होने की 5%, तो 5 बाय 100 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में 25 बाय 100 प्लस इनटू 5 बाय 100 प्लस, अब बी वाला, बी के बनाने के थ्रू प्रोबेबिलिटी 35 बाय 100 इनटू डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया 4%, तो 4 बाय 100 प्लस 40 बाय 100 इनटू 2 बाय 100। अब देखो, ये डिनोमिनेटर सबका कट गया, राइट, तो क्या आ गया 125 बाय, इनको ऐड करके आया था 3, 5 वगैरह कटेगा वो काट दो, बट ये है हमारा बेस थ्योरम। लक्षित क्लियर है, पक्का, चलो ये नोट कर लो, क्योंकि गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ए ने बनाया, अब डिफेक्टिव होने के बाद ए ने बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना इसलिए, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन था एचआईवी वाला, उसके अंदर इसी के अंदर आगे लिख लो अगला क्वेश्चन, ये डाल लो, एंड उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट उसकी मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इसकी लास्ट लाइन क्या है, ये सारी की सारी लाइन सेम आएगी अभी लास्ट वाली, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव एचआईवी, 1 person is selected at random and given the test, यहां तक सेम आएगा लास्ट टाइम, इसके आगे चेंज कर रहा हूं, ठीक है, एंड द टेस्ट रिपोर्ट्स हिम पॉजिटिव। अब जिसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, क्या प्रोबेबिलिटी है, टेस्ट उसको पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा, अब वो गिवन है, टेस्ट रिपोर्ट्स हिम पॉजिटिव, अब वो गिवन है, then what is the probability that he is actually positive, then what is the probability that he is actually positive, what is the probability that he is actually positive, तो probability रिपोर्ट पॉजिटिव, टेस्ट ने जो रिपोर्ट किया उसको पॉजिटिव किया, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक्चुअली पॉजिटिव होने की, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव एंड ही इज एक्चुअली पॉजिटिव। अब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के भाई अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, दो तरीके हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉजिटिव एंड टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नेगेटिव एंड टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव। अब इसका ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में, प्रोबेबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव एंड ही इज एक्चुअली पॉजिटिव, ये आ गया, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली पॉजिटिव
into probability test reports positive given that is actually positive divided by probability actually positive into probability test reports positive given that he is actually positive plus probability actually negative into probability test reports positive given that he is actually negative. ठीक है, तो एक्चुअली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0.001 यही है एक्चुअली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी यही है थाउजेंड की फॉर्म में ले लो तो 1/1000 इनटू टेस्ट रिपोर्ट उसको पॉजिटिव बोला है अगर वो एक्चुअली पॉजिटिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी उसकी 0.9 तो 9/10 डिवाइडेड बाय अब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये वाला पार्ट इधर आएगा तो 1/1000 इंटू 9/10 प्लस एक्चुअली नेगेटिव तो 999 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू रिपोर्ट पॉजिटिव एक्चुअली इज नेगेटिव तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1 तो 0.1 का नहीं 1% ना 1% का मतलब 1/100 1/100 अब सारे जीरो सेम करने के लिए इसको मैंने 90/100 लिख लिया इसको 90/100 ये इनके कटा तो क्या आंसर आ गया 90/999 प्लस 90 1089 ये 9 पे कटेगा तो 10 डिवाइडेड बाय 9 1 द 9 9 टू द 81 तो 10 डिवाइडेड बाय 121 है क्लियर हुआ देखो अगला क्वेश्चन लिखो एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर हमें कैसे पता कि बेस थ्योरम लग रही है किस क्वेश्चन में या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने लगानी है मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग रहा है बेस थ्योरम ठीक है यस सर हाँ जी देखो जरा क्वेश्चन bag 1 contains 3 red 4 black balls bag 1 contains 3 red 4 black balls and bag 2 contains 4 red 5 black balls 4 red 5 black balls ठीक है बैग 1 के अंदर 3 रेड 4 ब्लैक बैग 2 के अंदर 4 रेड 5 ब्लैक one ball is transferred from bag 1 to bag 2 a ball is transferred from the one ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2 and then a ball is drawn from bag 2 yes. बैग 1 से एक बॉल निकाली और बैग 2 में डाल दी फिर बैग 2 में से एक बॉल निकाली फाइनली द बॉल drawn is found to be red the ball drawn is found to be red then what is the probability that the transferred ball is black then what is the probability that the transferred ball is black क्वेश्चन एक बार रीड करो
तो बैग 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 रेड, बैग 2 की 4 रेड 5 ब्लैक। अब यार जो बॉल इधर से इधर ट्रांसफर हुई, हमें नहीं पता वो कौन सी है। तो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, तो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अगर तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई तो इधर 5-5 हो जाएंगी, और अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो 4-6 हो जाएंगी। अब दोनों कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमारा फाइनली कौन सी बॉल आई है? बॉल आई और हमने उसका कलर नोटिस किया, वो रेड है, राइट। तो रेड की फाइनली हम देख रहे हैं कि जो बॉल निकाली वो रेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ट्रांसफर हुई होगी वो रेड हुई होगी या फिर ब्लैक हुई होगी? ये केस है। अब देखो अगेन कैसे पता करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हम जो निकाल रहे हैं वो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम का है या फिर उसका अगला स्टेप बेस थ्योरम का है। तो देखो जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, क्या उसके अंदर कोई चीज गिवन है या नहीं? जैसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ट्रांसफर जो ही क्या बॉल होनी चाहिए? ब्लैक, राइट। ब्लैक ट्रांसफर होनी चाहिए, राइट। उसके पहले अंडर वो जो चीज निकालने के लिए पूछ रहा है, वेट क्या किसी अंडर गिवन कंडीशन पूछ रहा है? यस। क्या कि जो पहले बॉल निकाली वो क्या थी? Yes. तो अगर ऐसा है तो जो चीज गिवन है उसके बाद कोई चीज निकालनी है वो बेस है। अगर तो डायरेक्टली बोलता कि भैया जो बॉल निकाली क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का होता। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ डिफरेंस? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. अब देखो एक और चीज इसमें से रेड बॉल को ट्रांसफर करने का जो तरीके नंबर प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। प्लीज इधर इधर से रेड बॉल को ट्रांसफर करने की प्लीज इधर से रेड बॉल को ट्रांसफर करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जिस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं उतने ही तरीके से मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, राइट। तो रेड बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज दैट ऑफ रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे देखो जरा। तो स्टार्टिंग में या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई या तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। तो रेड बॉल ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/7 एंड इसकी 4/7। तो रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 3/7, जिस तरीके से मैं रेड बॉल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से मैं ब्लैक बॉल को ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो 4/7, राइट। अब रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल के ट्रांसफर होने के बाद बैक टू की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? रेड एंड ब्लैक 5 एंड 5। अब ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद बैक टू की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? रेड एंड ब्लैक की 4 एंड 6। अब इसके बाद एक बॉल निकाली उसके रेड होने के चांसेस, क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना वो अपने को कि निकाली वो गिवन है वो रेड है। तो अब रेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे इसके थ्रू? 1/2 यानी कि 5/10। इसके थ्रू रेड आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 4/10। तो भैया रेड दो तरीके से आ सकती है कि पहले रेड बॉल ट्रांसफर हुई फिर रेड बॉल निकली बैक टू से, या पहले ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई फिर रेड बॉल निकली बैक टू से। तो दो तरीके हैं। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी दैट जो हमने ड्रॉ की वो रेड है, क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी जो रेड है ड्रॉ की एंड ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकली एंड ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी transferred ball is black into probability red given that transferred ball is black plus probability transferred ball is red into probability red given that transferred ball is red। तो ट्रांसफर ब्लैक बॉल के ट्रांसफर करने के तरीके चांसेस क्या है? 4/7 इंटू ब्लैक बॉल के ट्रांसफर करने के बाद रेड के आने के चांसेस क्या है? 4/10 प्लस ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं जो डिनोमिनेटर में आएगी अपने इंटू ट्रांसफर रेड बॉल के ट्रांसफर करने के चांसेस क्या है? 3/7 एंड उसके बाद रेड बॉल के आने के चांसेस क्या है? 5/10। ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी जो हमने बॉल निकाली वो उसके रेड होने की। अब प्रोबेबिलिटी गिवन दैट जो बॉल हमने निकाली वो रेड, जो ड्रॉ की हमने बॉल वो रेड है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है ट्रांसफर्ड बॉल क्या होगी? ब्लैक। तो हमने क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड जो फाइनली बॉल आई वो रेड थी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रेड। तो ये भैया सारा का सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? दैट इज 4/7 इंटू 4/10 प्लस 3/7 इंटू 5/10 एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट? रेड वाला। तो ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज 4/7 इंटू 4/10। अब 7 एंड 10, 7 एंड 10, 7 एंड 10 कटा, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये 16/16 प्लस 15, तो 16/31 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? श्योर? रिलेट कर पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। देखो, a man is known to speak truth. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die. He throws a die and reports that it is a 6. And reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. मे बी ये वन ऑफ द सबसे छोटा लेंथ वाइज सबसे छोटा क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। इट इज एक्चुअली a 6. क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, समझ लो। Sir, first line repeat कर दो. Man is known to speak truth 3 out of 4 times. Man is known to speak truth 3 out of 4 times. देखो, उसके या तो सच बोलेगा या तो झूठ। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखो, उसने डाई को रोल किया, या तो एक्चुअली 6 आया या तो 6 नहीं आया। लेकिन अगर 6 आया तो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, और अगर वो नहीं आया तब भी वो सच बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, राइट? तो देखो, एक्चुअली 6 आया, 6 की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना वो, या एक्चुअली नॉट 6। या तो एक्चुअली 6 आया या तो एक्चुअली नॉट 6। 6 नहीं आया, राइट? अब एक्चुअली अगर 6 आया तो उसके बाद वो सच भी बोल सकता है या झूठ भी बोल सकता है। अब इसके बाद भी वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, दोनों बोल सकता है। आया ना? अब एक्चुअली 6 आया, उसने सच बोल दिया, तो रिपोर्ट 6 करने के उसके चांसेस क्या होंगे? मतलब इसके थ्रू रिपोर्ट 6 कर सकता है वो कि एक्चुअली 6 आया और उसने सच बोल दिया, या फिर एक्चुअली 6 नहीं आया और उसने झूठ बोल दिया कि नहीं भैया 6 आया। दो तरीके हो गए ना 6 को रिपोर्ट करने के। क्या बोला उन्होंने? उसने डाई रोल किया एंड उसने क्या रिपोर्ट किया? 6। भैया अब दो तरीके हैं कि जब उसने रोल किया एक्चुअली 6 आया और उसने सच बोल दिया, या फिर जब उसने रोल किया तो 6 नहीं आया एंड उसने झूठ बोल दिया कि नहीं भैया 6 आया। आया नहीं है बट उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसके झूठ बोलने के भी तो चांसेस है। ये समझे? तो प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 करने के तरीके क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आया एंड उसने सच बोला, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नॉट 6 आया एंड उसने क्या बोला? झूठ बोला। ये समझे? पक्का? तो प्रोबेबिलिटी उसने सॉरी एक्चुअली 6 आया इनटू प्रोबेबिलिटी सच बोला गिवन दैट एक्चुअली 6 है, ठीक है? प्लस प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नॉट 6
into probability lie that he actually it is a not 6. अब ध्यान से देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब मतलब 1/6 आने के बाद उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 3/4 ही है, प्लस एक्चुअली नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी एंड उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय, अभी कटिंग मत करो, आगे कट जाएगा सारा। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 6 आया गिवन दैट उसने रिपोर्ट क्या किया 6। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 आया एंड रिपोर्ट 6 किया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6 किया। अब रिपोर्ट 6 करने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी निकाल ली हमने 8/24। अब रिपोर्ट 6 में से कौन सा वाला पार्ट है जो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, पहला वाला कि जिसके अंदर एक्चुअली 6 आया। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज 3/24, ये वाला पार्ट इसको न्यूमरेटर में रखा, इसका वो आ जाएगा। तो कट के 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअली 6 आया होगा अगर उसने रिपोर्ट 6 किया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन, इन अ टेस्ट a student in a test a student either guesses or copies in a test a student either guesses or copies or knows the answer or knows the answer to a MCQ with 4 choices। ठीक है, 3 तरीके हैं, या तो भैया वो गेस करेगा, ठीक है, या तो कॉपी करेगा, चीटिंग करेगा, या उसको एक्चुअली में आता है। ठीक है, किसका कौन सा टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसके 4 ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी दैट he makes a guess, the probability that he makes a guess is 1/3। the probability that he makes a guess is 1/3 and that he copies is 1/6। 1/3 अगर वो गेस करता है, गेस करने की चांसेस है 1/3, कॉपी करने के चांसेस है 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट if he copies is 1/8। सर रिपीट करना। the probability that his answer is correct if he copies is 1/8। if he copies is 1/8। find the probability that he knew the answer given that he correctly answered it, given that he correctly answered it। देखो
या तो वो कॉपी करेगा, या तो वो गेस करेगा, या तो उसको आता है। ठीक है, कॉपी करने के चांसेस, गेस करने के चांसेस, आता है 1/2, राइट। अब जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, इट इज गिवन दैट कि वो क्या था, करेक्ट है, आंसर उसको करेक्ट किया, तो किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि उसको आता था, ही नोज द आंसर, राइट। तो हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी गिवन दैट उसने करेक्ट आंसर किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ही नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी नोज एंड आंसर्ड करेक्टली डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी आंसर्ड करेक्टली, ये समझे। अब यार करेक्टली आंसर करने के जो तरीके हैं, वो गेस के थ्रू भी हो सकता है, कि उसने गेस किया आंसर करेक्ट हो गया, कॉपी किया आंसर करेक्ट हो गया, या उसको आता था करेक्ट हो गया, राइट। अब देखो उसने बोल रखा है कि अगर वो कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद उसके आंसर करेक्टली करने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/। अब मेरे को ये बताओ, अगर उसको आता है तो करेक्टली आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली आता है तो करेक्टली करेगा। ये हमारे वाला नहीं है, ये आता है फिर भी गलत हो जाता है, ये हमारे वाला नहीं है, ठीक है, ये हाँ ये होशियार वाला बच्चा है, ठीक है ना, कि जिसको आता है और वो करेक्टली करके आएगा, क्योंकि हमें जो आता है हम वो भी गलत करके आते हैं, ठीक है रक्षेश। तो इसके बाद इसकी करेक्ट होने की आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि उसको आता है, अदरवाइज उसको ना आने वाली टाइप में। अच्छा, अब गेस करने के बाद उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नहीं 1/, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू है, उसमें से करेक्ट तो एक ही होगा, तो गेस करने के बाद उसके करेक्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1/4। अगर उस व्यक्ति बोलता तो 50-50 लेके जाता, अगर 5 ऑप्शन वाला बोलता तो 1/5 लेके जाता, सब्जेक्टिव में तो या तो गलत या तो सही, तो 1/2 लेके जाता। 5 ऑप्शन है तो 1/5 आ जाता, 4 ऑप्शन वाला था तो 1/4 आता। अब ये क्या आ जाएगा अपना, पहले आंसर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट एंड उसने गेस किया, प्लस प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट एंड उसने कॉपी किया, प्लस प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट एंड उसको आता था, एंड ही नोज। तो हमें प्रोबेबिलिटी ही नोज एंड आंसर करेक्ट हुआ, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसने गेस किया इनटू प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट हुआ, गिवन दैट उसने गेस किया, प्लस प्रोबेबिलिटी करेक्ट हुआ, सॉरी उसने कॉपी किया इनटू प्रोबेबिलिटी आंसर आता था, आंसर करेक्ट हुआ, गिवन दैट उसने कॉपी किया, प्लस प्रोबेबिलिटी उसको आता था इनटू प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट हुआ, गिवन दैट उसको आता था, ही नोज। एंड न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ही नोज इनटू प्रोबेबिलिटी आंसर करेक्ट गिवन दैट ही नोज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ही नोज, क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ, इनटू उसके बाद करेक्ट होने के चांसेस 1, डिवाइडेड बाय गेस करने के चांसेस 1/3, इनटू गेस करने के बाद करेक्ट होने के चांसेस 1/4, उसके बाद 1/6 इंटू 1/8 एंड 1/2 इंटू 1, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/12, ये आ गया, ठीक है। तो इसको 4 से किया, इसको 24 से किया, तो ये बन जाएगा नीचे 48 एंड इधर आ जाएगा 4 + 1 5, 5 एंड 24 20 एंड ऊपर हाफ, तो ये आ गया हाफ 29 एंड 48 कट के 24, तो 24/29 इज द आंसर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। चलो